हेलो बच्चों। बच्चों, साइंस विजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपना एक कुछ बैकलॉग कवर कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से रिलेटेड। आज का हम लोग थीम है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, साथ ही साथ डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करना आज सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले आते हैं डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। क्या होता है ये डॉट प्रोडक्ट? तो देखिए, वेक्टर के अंदर क्या होता है ना, वेक्टर सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा तो नहीं फॉलो करता। ये तो आप समझ गए कि वेक्टर के अंदर रिजल्टेंट आते हैं, और पिछली वीडियोस हमारी यूट्यूब पर है, आप वहां से जाकर के देख लेंगे। वहां पर आपको ये समझ में आएगा कि रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आया था हमारा फॉर्मूला। हाँ सर, आया था। इस फॉर्मूले में क्या था? इस फॉर्मूले में ये था कि आप आराम से क्या निकाल पाते थे, रिजल्टेंट निकाल लेते थे, जहां थीटा क्या था, एंगल बिटवीन ए और बी वेक्टर था। अभी हम लोग को क्या करना, अब हम लोग सीखना चाह रहे हैं कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करें। तो देखो, दो वेक्टर ना दो तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है। एक मल्टीप्लीकेशन होता है ए डॉट बी, यानी हम डॉट देकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एक मल्टीप्लाई होता है ए क्रॉस बी। और वेक्टर के अंदर ये दोनों वैल्यू अलग अलग होती है। अगर हम सिंपल नंबर के टर्म में बात करें तो 2 × 3 ये भी 6 हो जाएगा, और 2 × 3 ये भी 6 हो जाएगा। यहाँ पर अलजेब्रा के अंदर ये बात तो सेम हो गई, लेकिन वेक्टर के अंदर ये बात सेम नहीं होगा। ए डॉट बी ए क्रॉस बी के बराबर कभी नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों नहीं आएगा? तो आपको बता दें कि ये वैल्यू, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये एक स्केलर वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? स्केलर। और यहाँ जो आप देख रहे हो, ये एक वेक्टर वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? वेक्टर वैल्यू है। तो स्केलर वेक्टर के बराबर कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ से ये पता चला कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर को यील्ड करेगा। ए क्रॉस बी एक सिंगल वेक्टर होगा, यानी दो वेक्टर को क्रॉस करने पर एक वेक्टर ही जनरेट होगा, और वो एक सिंगल वेक्टर होगा। खैर, इसकी चर्चा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर करेंगे। अभी हम लोग आते हैं डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। तो देखिएगा स्टूडेंट, आगे सबसे पहले अगर हम कह रहे हैं कि हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो इसका मतलब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यानी हम लोग स्केलर प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। सर इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जा रहा है? इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आने वाला जो वैल्यू होगा दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से, वो एक नंबर आएगा। उसमें ना कोई आई होगा, ना कोई जे होगा, ना कोई के होगा। इसका मतलब टोटली ये एक नंबर होगा, यानी हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? चलिए करते हैं, देखते हैं। तो मानिए कि हमारे पास दो वेक्टर है, लेट से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये कितना आएगा? सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यानी हमारे पास अगर वेक्टर ए नोन हो, वेक्टर बी नोन हो, और उसके बीच का एंगल नोन हो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमको पता चल जाए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता चल जाए, उनके बीच का एंगल पता चल जाए, तो हम लोग आराम से वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वैल्यू वाइज निकाल सकते हैं। मानो कि हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया बहुत बेसिक सा। इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इफ वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इस तरह से हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू -3, और एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60 डिग्री। फाइंड ए डॉट बी। तो सर आराम से निकाल लेंगे। क्या करना है हमें? सिर्फ फॉर्मूला ही तो लगाना है हमें। सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है बस। तो चलिए लगाते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है सर? मॉड ए मॉड बी, और क्या, कॉस थीटा। मॉड ए की वैल्यू 2 हो गई, मॉड बी की वैल्यू कितनी हो गई, -3, और कॉस कितना डिग्री? तो सर कॉस 60 डिग्री। 3 2 जा 6, अभी रहने देते हैं, 2 × 3 कर लेते हैं। कॉस 60 कितना होगा? 1/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया हमारे पास? -3। आप देख पा रहे हो ये एक सिर्फ
नंबर आया, यानी एक स्केलर वैल्यू आई। हाँ सर, स्केलर वैल्यू आई। तो ये बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, जिसमें मॉड ए पता था, मॉड बी पता था, हमें थीटा एंगल नून था, ए डॉट बी निकाल लिए सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर करके, यानी हमने फॉर्मूला ही सिर्फ अप्लाई किया और ए डॉट बी कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग आई जे के हेल्प से कैसे निकालेंगे। मानो वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से जनरेटेड हो। एक्स एक्सिस को बेसिकली हम लोग आई कैप के डायरेक्शन से दिखाते हैं, यानी आई कैप किसी भी चीज के एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाएगा। फिर हमारा आएगा जे कैप जो कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाएगा, और लास्ट आएगा हमारा के कैप जो कि जेड एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी आई कैप डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस को दिखाने वाला यूनिट वेक्टर है, जे कैप इट इज अ यूनिट वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, एंड के कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज एक्टिंग a quantity that is vector quantity acting along z axis। इन शॉर्ट में बात करें तो आई कैप का मतलब हुआ कि हमारा कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है जो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। मानो कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ऐसा कुछ है, और इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन का, और हम अगर एक्सिस नोटेशन समझ ले थोड़ा सा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो आप देख पा रहे हो कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है। तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप। यहां से देखते ही हमें 2-3 बात का आइडिया लग जाएगा। पहला कि इस फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन है, और ये लग किस एक्सिस में रहा है सर, एक्स एक्सिस में लग रहा है। मानो कि हमारे पास एक फोर्स वेक्टर है और इस तरह से 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसको कैसे पढ़ेंगे सर, तो देखो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि फोर्स जो है वो तीनों एक्सिस में काम कर रहा है, एक्स एक्सिस में भी काम कर रहा है, वाई एक्सिस में भी काम कर रहा है और जेड एक्सिस में भी काम कर रहा है। एक्स एक्सिस में लगने वाले फोर्स की वैल्यू है 2 न्यूटन, यानी फोर्स जो एक्स एक्सिस में काम कर रहा है वो 2 न्यूटन का है। फोर्स वाई एक्सिस में तो काम कर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस में कहां काम कर रहा है, निगेटिव वाई एक्सिस में काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, इस पे वेक्टर साइन लगाए बगैर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इस पे बिना वेक्टर साइन लगाए भी। तो वेक्टर फोर्स अलोंग वाई एक्सिस काम कर रहा है -3 न्यूटन का, और निगेटिव साइन ये बता रहा है कि निगेटिव वाई एक्सिस में काम कर रहा है। फोर्स अलोंग जेड एक्सिस काम कर रहा है 4 न्यूटन का। तो यहां से आप बात समझ पाए कि अगर कोई फोर्स आई जे के टर्म में दे दे तो आपको पता चलता है कि आई के साथ जो होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, वाई के साथ जो होता है वो वाई एक्स मतलब सॉरी जे के साथ जो होता है वो वाई एक्सिस का होता है, और के यूनिट वेक्टर के साथ जो भी चीज लगी होगी वो जेड एक्सिस की होगी। देखो हम लोग थोड़ा तेज इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका ये सब पढ़ा हुआ है बेसिक, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको तेजी से थोड़ा पढ़ाएंगे अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सबसे पहले मानिए आई डॉट आई हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा सर, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मॉड आई और कॉस कितना डिग्री। तो दुनिया का हर वेक्टर खुद के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो सर दुनिया का हर वेक्टर खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, यस और नो। हाँ यस सर, वेरी गुड। तो ये कॉस 0 हो जाएगा। मॉड आई यूनिट वेक्टर था, वैल्यू 1 हो गई, अगले मॉड आई की वैल्यू 1 हो गई, और कॉस 0 की वैल्यू भी 1 हो गई, तो वैल्यू कितना आ गया 1। आई वेक्टर और जे वेक्टर, आई और जे ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया, ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मॉड आई कैप मॉड जे कैप और कॉस कितना डिग्री, तो सर कॉस 0 डिग्री, सॉरी 0 नहीं 90 डिग्री ना, आई और जे है। आई वेक्टर मतलब एक्स एक्सिस और जे वेक्टर मतलब वाई एक्सिस, दोनों कितने डिग्री एंगल पर हो गया, 90 डिग्री पे। कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई सर, 0 हो गई। इसका मतलब आई डॉट जे कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। सर आई डॉट के, तो ये भी परपेंडिकुलर वेक्टर है, कॉस 90 कितना हो जाएगा 0 0। तो यहां से ये बात समझ में आई, हाँ सर। तो यहां से इन शॉर्ट हम क्या समझ पाए, इन शॉर्ट हम ये समझ पाए सर कि आई डॉट आई 1 हुआ तो जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा क्योंकि एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, के डॉट के भी 1 हो जाएगा। लेकिन इन तीनों में किसी दूसरे का और मल्टीप्लाई करे, आई को जे से, जे को आई से, आई को के से, के को आई से, वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री एंगल का मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर, और ऑर्थोगोनल वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 0 होते हैं, ये बात आप अपने दिमाग में फिट करो। ऑर्थोगोनल वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 0 होते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर उनको कहते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जो म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका मतलब है सर अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर दे दे 2i प्लस 3j माइनस के, और एक वेक्टर हमारे पास बी मिल जाए 3i -2j प्लस 3k, और हमें निकालना हो ए डॉट बी वेक्टर, तो कैसे निकलेगा सर, 2i प्लस 3j माइनस के, इसका डॉट प्रोडक्ट किए 3i
-2j प्लस 3k के साथ। तो हमने बताया कि आई के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाता है, जे के साथ 1 आ जाता है और के साथ 1 आता है। बस इन्हीं लोगों को आपस में मल्टीप्लाई करना, बाकी की वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी, करने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ नंबर का ध्यान रखना है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 2 जा कितना हो गया 6। अब यहाँ देखो, यहाँ पे है आपका, एक मिनट, यहाँ पे है आपका, इस सिलेक्शन को बंद करने दो, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ पे आपका -2 है, तो 3 2 जा -6। जे 1 हो गया, इसीलिए लिख नहीं रहे। यहाँ पे देखो -1 और -3, तो माइनस में 3 आ जाएगा हमारे पास, -1 × 3 -3। ये हमारे पास टोटल कट करके -3 वैल्यू दे देगा। ये हमारा हो गया ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी बहुत आसानी से आप क्या कर पाए, निकाल पाए। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं लगना चाहिए किसी बच्चे को। एक और निकाल लेते हैं हम लोग, एक और कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट ए कोई पॉइंट ले लेते हैं स्पेस में 3,2,7, 3,2,7, और बी पॉइंट ले लेते हैं 1,8,9, और सी कोई पॉइंट ले लेते हैं 5,4,2। अब हमसे कह रहा है ए बी डॉट ए सी कैलकुलेट करो, ए बी डॉट ए सी कैलकुलेट करो, क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट लगाएंगे। पहले ए बी निकालेंगे। तो देखो, जितने पॉइंट हमको दे रखे होते हैं ये सब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होते हैं। सबसे पहला काम करो, ए से ओ ए वेक्टर निकालो। कितना हो जाएगा सर, 3i + 2j प्लस कितना के 7k। फिर क्या करो, ओ बी वेक्टर निकालो। कितना हो जाएगा, i + 8j + 9k। फिर क्या करो, ओ सी वेक्टर निकाल लिया करो। कितना हो जाएगा सर, 5i + 4j + 2k। निकल गया हमारा वेक्टर। हाँ सर, ओ ए ओ बी ओ सी तीनों वेक्टर आ गए हमारे पास। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब आराम से पहले ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर का मतलब होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ट्रायंगल लॉ में इसको हम लोग प्रूफ कर रखे हैं। तो ओ बी वेक्टर की वैल्यू डालो। ओ बी वेक्टर कितना है, i + 8j + 9k माइनस टाइम्स ब्रैकेट रख लेते हैं 3i + 2j + 7k। अब माइनस कर लेते हैं, i - 3i माइनस में 2i हो जाएगा। हाँ सर, हो तो जाना चाहिए। उसके बाद क्या, तो सर उसके बाद देख लेते हैं 2i, 8j में से 2j गया, 8j - 2j, तो ये आ जाएगा प्लस में 6j, 9k - 7k, तो प्लस में 2k। ये हमारा ए बी वेक्टर आ गया। कौन सा वेक्टर आया, ए बी वेक्टर। अब क्या करेंगे हम लोग, ए सी वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। ए सी वेक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, ओ सी माइनस ओ ए वेक्टर। ओ सी कितना है हमारे पास, ओ सी दैट इज 5i + 4j + 2k, 5i + 4j + 2k माइनस टाइम्स ओ ए दैट इज 3i + 2j + 7k। चलो माइनस कर लेते हैं, 5 में से 3 गया, 5 - 2 दैट 3 दैट इज 2, 4 - 2 दैट इज अगेन 2j, और 2k - 7k दैट इज माइनस में 5k आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा ए सी वेक्टर आ गया। अब थोड़ा सा इसको छोटा कर करके क्या करेंगे, यहीं पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। हमारे पास ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर निकालना था। तो हमारा ए बी वेक्टर कितना आया, तो सर ए बी वेक्टर आया 2i कैप + 6j कैप + 2k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है कितने के साथ। तो चलिए इसको भी थोड़ा साइड कर लेते हैं, छोटा कर देते हैं, थोड़ा लिखने में इजी पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं, हमारा ए सी वेक्टर कितना है, तो सर ए सी वेक्टर हमारा है 2i कैप + 2j कैप - 5k कैप। अब क्या करेंगे सर, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला सिर्फ जे से, और के वाला सिर्फ के से मल्टीप्लाई होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 4 2 6, 6 यूनिट हमारा ए डॉट बी आ गया। उम्मीद है कि आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी दे सकता है और वेक्टर के फॉर्म में भी दे सकता है। इस फॉर्म में भी एग्जाम में हो सकता है कि कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में आ जाए और आपको वेक्टर बनाना पड़ जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो आप लोग सीख गए होंगे। इसको कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जिन लोगों का बैकलॉग रह गया है वो अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। आगे आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। तो देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट।
एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। चलिए सीखते हैं इसको, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट को। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट में क्या है, पहला कंसेप्ट कि आप इससे एंगल निकाल सकते हो दो वेक्टर के बीच का। तो पहला इसका एप्लीकेशन है टू फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर, टू फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो चलिए निकालते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का क्या निकाल सकते हो, इससे एंगल निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि ए डॉट बी जो होता है वो मॉड ए मॉड बी और क्या होता है कॉस थीटा। अगर हम यहां से कॉस थीटा निकालने की कोशिश करें तो कितनी आएगी, कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी आएगा। यस और नो, यस और नो। जहां से हम थीटा अगर कैलकुलेट कर ले तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई मॉड बी। यस और नो, यस और नो, यस, वेरी गुड। तो ये थीटा क्या निकल कर आया, तो ये थीटा निकल कर आया एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहेगा इस तरह से कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस के एंड वेक्टर बी आई माइनस जे माइनस के। तो हमें कह रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो देखो एंगल निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करो, सॉल्यूशन पर जाओ और सबसे पहला काम करो कि ए डॉट बी कैलकुलेट करो। ए डॉट बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले ए वेक्टर लिख दो आई प्लस जे प्लस के डॉट आई माइनस जे माइनस के, इसको के मान लो, आई माइनस जे माइनस के। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, जे को जे के साथ करेंगे तो -1 हो रहा है, के को के साथ किए -1 हुआ, ये और ये कट गया, हमारे पास वैल्यू आई -1। फिर क्या करेंगे, मॉड आई ए निकाल लो, ए वेक्टर का मॉडुलस निकाल लो। कितना आ जाएगा ए वेक्टर का मॉडुलस, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √3 आ गया। फिर मॉड बी निकाल लो, कितना आ जाएगा, तो बी वेक्टर में क्या है 1 -1 -1, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये भी क्या आ गया √3। ये हमारा बी वेक्टर आ गया, ए वेक्टर आ गया और ए डॉट बी आ गया। अब आराम से इनके बीच का पूरा प्रॉपर्टी वाइज फॉर्मूला लिख दो। ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी और क्या कॉस थीटा। हमें थीटा ही तो कैलकुलेट करना है, हमें तो यही एंगल चाहिए ना, थीटा चाहिए हमें। तो थीटा कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी की वैल्यू हो गई -1, मॉड ए कितना हो गया हमारे लिए √3, मॉड बी कितना हो गया √3 और ये हो गया कॉस थीटा। √3 3 हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/3, ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। आप ये भी आंसर छोड़ सकते हो, थोड़ा सा इनवर्स ट्रिगो की प्रॉपर्टी अगर इसमें लगा दे तो थीटा अगर कॉस इनवर्स में माइनस होता है तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3 हो जाता है। लेकिन ज्यादातर किताब में आपको यही ऊपर वाला आंसर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, यानी जो आंसर आ रहा है सॉल्व करके वही आपका आंसर रह जाएगा। आइडियली आंसर ये होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक के एप्लीकेशन समझे होंगे। यानी दो वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है, सपोज करो कि दो वेक्टर डायरेक्ट भी नहीं दिया हुआ, तो डायरेक्ट दिया हुआ था डायरेक्ट नहीं दिया हो, आपको ए के कोऑर्डिनेट दे दे, आपको बी के कोऑर्डिनेट दे दे, आपको सी के कोऑर्डिनेट दे दे, तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। अगर तीनों के कोऑर्डिनेट मिल गए तो आप आराम से ए बी वेक्टर निकाल लेना, बी सी वेक्टर निकाल लेना, ए सी वेक्टर निकाल लेना। जिन दो वेक्टर के बीच का एंगल बोलेगा उनका आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना, उनका मैग्नीट्यूड निकाल लेना और आराम से थीटा निकाल लेना, चलेगा। चलिए वेरी गुड। यानी आप ट्रायंगल अगर हम बना करके तीनों वर्टेक्स दे दे, ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स अगर आपको दे दे ए बी सी, तो आप ए बी वेक्टर भी निकाल सकते हो, बी सी भी निकाल सकते हो, ए सी भी निकाल सकते हो। पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग तीनों एंगल को कुछ कुछ नाम दे दो, ए बी और सी। तो कॉस ए निकालना है तो आप समझ गए कौन सा दो वेक्टर लेंगे जिसके बीच का एंगल ए होगा, जिसके बीच का एंगल बी होगा, जिसके बीच का एंगल क्या होगा, सी होगा। उस हिसाब से आप आराम से वेक्टर कंसीडर करके डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से एंगल निकाल सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है देखोगे। ऑर्थोगोनल,
ऑर्थोगोनल किसको बोलते हैं? दो वेक्टर जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो गया, यानी ए वेक्टर विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर, बात समझ में आ रही है? यस सर, वेरी गुड। चलिए देखिएगा, इसमें ए डॉट बी वेक्टर कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा ऑर्थोगोनल के कंडीशन में। यानी ऑर्थोगोनल में कॉस थीटा दैट इज थीटा विल बी 90 डिग्री, और थीटा जैसे ही 90 आएगा कॉस 90 की वैल्यू ऑटोनोमस क्या हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, आप ये बात समझ पा रहे हैं? चलिए वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम इस पे बना रहे हैं। हमसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वेक्टर ए बराबर 2i प्लस पी जे प्लस 3k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस 2k आर ऑर्थोगोनल, आर ऑर्थोगोनल। तो हमसे कह रहा है भैया पी की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे पे क्या हो जाए? ऑर्थोगोनल हो जाए। ऑर्थोगोनल तो कैसे सोचेंगे? तो सर सोचना यह है कि ऑर्थोगोनल क्वेश्चन में दे ही रखा है, ऑर्थोगोनल जैसी ही प्रॉब्लम में दे दे, आप कर ये सकते हो कि ए डॉट बी की वैल्यू कितनी प्लेस कर सकते हो? 0। ए डॉट बी की वैल्यू जैसे ही 0 प्लेस करोगे तो हमारा पी उसमें आ जाएगा और पी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। चलिए ए वेक्टर को डालिए, 2i प्लस पी जे प्लस 3k, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें बी वेक्टर के साथ, दैट इज i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू 0। कितना हो गया? 2 1 जा 2 माइनस पी और 3 2 जा 6। मैंने पहले भी बताया था आई का टर्म आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, बस जे का जे के साथ मल्टीप्लाई होगा और के का के के साथ मल्टीप्लाई होगा, और आई जे के तो इसमें आना ही नहीं है ऐसे भी। ठीक है, तो आई जे के आएगा ही नहीं, तो कितनी वैल्यू आ गई? इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया 6 टू 8, 8 माइनस पी इज इक्वल टू 0, यानी पी की वैल्यू हमारी 8 आ गई। तो उम्मीद है कि आप ऑर्थोगोनल वेक्टर का कंसेप्ट समझ पाए, और ऑर्थोगोनल वेक्टर के हेल्प से आप ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल जिसमें दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो रहा हो, आप आराम से इस कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप यहां तक तो सीख ही पाए होंगे। इस सवाल को आप अपनी कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा अगला एप्लीकेशन है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे कैसे निकाले? प्रोजेक्शन का मतलब होता है एक वेक्टर का कितना वैल्यू दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में लाई कर रहा है, इसको हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। जैसे आप बात को समझो इस तरह से, याद करो कि हमारा मान लो कि ये फोर्स है कुछ एफ और ये थीटा एंगल है, और मैं आपसे बोलूं कि बताओ फोर्स की कितनी वैल्यू एक्स एक्सिस में लाई करेगी, तो आप कहोगे ना सर एफ कॉस थीटा, यस और नो। और कितना दूर होगा? तो वेक्टर का जो एंड पॉइंट होगा इतने दूर की वैल्यू, सिर्फ इतने दूर की वैल्यू एफ कॉस थीटा होगी। हाँ सर, ये एफ कॉस थीटा हुआ, और सामने वाला इतना डिस्टेंस यहां तक क्या हो जाता था? एफ साइन थीटा। तो देखो हम लोग कॉस थीटा के हेल्प से ये तो बता सकते हैं कि इसका कितना वैल्यू एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। हाँ सर, तो कितना वैल्यू लाई कर रहा है? एफ कॉस थीटा, बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं। कॉस क्यों चुने? कॉस चुनने के पीछे कारण ये था कि कॉस कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट में आता है, साइन कंपोनेंट क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा लेंदी पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट थोड़ा आसान पड़ता है, इसीलिए कॉस कंपोनेंट को यूज किया जाता है किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर में निकालने के लिए। तो देखोगे मानो हमारे पास ए डॉट बी है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? मॉड ए मॉड बी और क्या? कॉस थीटा। अगर यहां से हम लोग ए कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ले, मॉड ए कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ले, तो क्या हो जाएगा सर? ए डॉट बी हो जाएगा बाई मॉड बी। इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, यानी वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर हुआ। कितना हुआ? ए डॉट बी बाई मॉड बी,
और ये जो भी प्रोजेक्शन निकला ये स्केलर प्रोजेक्शन निकला। ये जो भी प्रोजेक्शन आप निकाले इसको कौन सा प्रोजेक्शन बोलेंगे? स्केलर प्रोजेक्शन बोलेंगे। अगर आपको इसका वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है तो आपको याद होगा कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, पहले उसको समझ लीजिए। मानिए हमारे पास ए वेक्टर है, सामने की तरफ जा रहा है, इसी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? वो वेक्टर ऊपर रखते थे, बाई उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते थे। तो हमें ये तो पता है कि ये प्रोजेक्शन किस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, तो सर किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में है, यानी ये वेक्टर ए जो है लेकिन है किसके डायरेक्शन में? प्रोजेक्शन तो ए का है लेकिन किस पर है? बी पर, यानी वेक्टर ए का वैसा भाग जो बी पे लाई कर रहा है, यानी हमें ये जो कंपोनेंट मिलेगा ये बी वेक्टर के अलोंग मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका अगर वेक्टर प्रोजेक्शन हमसे पूछेगा, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सर ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि हम ए डॉट बी बाई मॉड बी तो कैलकुलेट कर ही लिए, लेकिन बी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब ये वेक्टर बन गया क्योंकि पहले तक तो ये स्केलर था। अब देखो हम लोग कर क्या सकते हैं, ए डॉट बी बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर ए नहीं होगा यहाँ पे, वेक्टर बी आएगा, ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी। बी यूनिट वेक्टर को क्या वापस लिख सकते हो, वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी? यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर प्रोजेक्शन क्या निकल कर आया? तो सर ए डॉट बी इंटू बी वेक्टर बाई मॉड बी वेक्टर का क्या होल स्क्वायर। ये जो भी वैल्यू निकल कर आई इतने को हम कहेंगे वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। इतने बात को हम लोग ये कहेंगे। कई बार ये क्या होता है, फॉर्मूला में रहता है और फॉर्मूला में ही टिक मारने के लिए रहता है, ये जेई में अमूमन पूछा जाता है और आपके स्कूल एग्जाम में भी मे बी रह सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखो, जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि आप स्केलर प्रोजेक्शन निकालना भी सीख गए और आप वेक्टर प्रोजेक्शन भी निकालना सीखे। अभी हम लोग ए वेक्टर का किस पे सीखे, बी वेक्टर पे सीखे। एक बार चाहो तो पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा अच्छे से इसको लिख लो अपनी कॉपी पर, ठीक है। हम लोग अब आते हैं इसी टर्म में बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको निकालने के लिए। देखिएगा, इसको थोड़ा सा साइड कर दे रहे हैं, रहने देते हैं, यहां पर आप आराम से देख पाओगे। चलो अब यहां पे देखो वापस, अगर हम यहां से बी कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, बी कॉस थीटा की, तो यहां से बी कॉस थीटा अगर हम कैलकुलेट करते तो क्या आता, सर ए डॉट बी आता बाई मैग्नीट्यूड ए से डिवाइड लगता। तो बी कॉस थीटा हमें किस चीज की वैल्यू देगा, बी कॉस थीटा का मतलब होता है मॉड बी कॉस थीटा। हमने पहले भी आपको बता रखा है कि देखो वेक्टर ए के मॉड को सिंपली ए भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी के मॉड को सिंपली क्या लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं। तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, सबको अंडरस्टूड होना चाहिए। चलिए, तो बी कॉस थीटा निकल गया, तो बी कॉस थीटा क्या हुआ, तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन हुआ किस पर, ए पर। तो ये हम लोग क्या निकाल पाए, तो ये हम लोग निकाल पाए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। कितना आया हमारा वैल्यू, सर ए डॉट बी बाई मॉड ए। मॉड ए ये कौन सा प्रोजेक्शन निकला, तो सर ये स्केलर प्रोजेक्शन निकला। क्या निकला, ये हमारा स्केलर प्रोजेक्शन निकला। लेकिन हमें जनरली क्या निकालना चाहिए, वेक्टर प्रोजेक्शन। ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम में वेक्टर प्रोजेक्शन रहता है, तो आप इसको वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना भी सीख लो। कैसे करेंगे वेक्टर प्रोजेक्शन, तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर किस तरह से निकालेंगे, सर कुछ नहीं करना है, ये जो प्रोजेक्शन आ रहा है, ये जो भी आ रहा है वो ए वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, तो हमें क्या करना होगा, ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया ए डॉट बी पाई मॉड ए आया, और कौन सा वेक्टर आ जाएगा, सर ए यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यस सर, हाँ सर। तो ए डॉट बी पाई मॉड ए वेक्टर इनटू ए यूनिट वेक्टर को वापस लिख सकते हैं वेक्टर ए बाई वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ये मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास क्या वैल्यू यील्ड करेगा,
तो ये हमारे पास यील्ड करेगा वेक्टर प्रोजेक्शन रिगार्डिंग वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ना ये बी ऑन ए था, वेक्टर बी ऑन ए क्या हो जाएगा हमारे लिए? तो सर ये हमारे लिए मल्टीप्लाई होकर के ए डॉट बी इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ए वेक्टर का क्या स्क्वायर। उम्मीद है आप बात समझ पा रहे हो। इस पे एक न्यूमेरिकल भी हम लोग बना लेंगे अभी फिलहाल। पहले एक बार आप अच्छे से देख लो, आप समझ लो कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। अगर नहीं भी कुछ समझ में आया तो एक न्यूमेरिकल इस पे बना ही लेंगे अभी, तो आप सब लोगों को समझ में आने लगेगा। मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूं कि आपका स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम पहले फेज में तो बहुत अच्छा निकले, फिर आप अपने लेवल को डे बाय डे हम लोग के साथ क्या करो, बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। फिर आपके सोचने समझने का भी एक लेवल बन जाएगा, और लेवल बनने के बाद आप आराम से फिर एंट्रेंस एग्जाम का भी क्वेश्चन बहुत फैमिलियर हो जाओगे, बनाने लग जाओगे, यूज टू हो जाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के। फाइंड फर्स्ट वन। पहला सवाल इसमें कह रहा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, और सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, और थर्ड कह रहा है वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और फोर्थ है हमारा वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं किस तरह से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोजेक्शन के ऊपर, एंगल के ऊपर एंगल कैसे निकालें। तो आप देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ए डॉट बी चाहिए। क्या चाहिए? ए डॉट बी चाहिए। निकालते ए डॉट बी, आई माइनस जे प्लस 2k, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? तो सर 2i प्लस जे माइनस के साथ। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप सब लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 दैट इज 2, -1 इंटू -1 -1, 2 इंटू -1 -2, कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया सर? -1 आ गया। मॉड ए भी निकाल लो, मॉड ए की जरूरत पड़ेगी। मॉड ए कितना हो जाएगा सर? 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसमें के नहीं होगा, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर? 1 + 1 + 4 5 6 √6। मॉड बी भी निकाल लो, बी का मॉडुलस कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस प्लस में -1 का स्क्वायर, कितनी वैल्यू यील्ड कर देगा? 4 + 1 + 1, तो ये भी हमारे लिए √6 आ गया। हाँ सर, अब क्या करेंगे? तो सर ए डॉट बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी और क्या सर? कॉस थीटा। ये फॉर्मूला तो आप पहले भी पढ़े हो। हाँ सर, पहले भी पढ़े हैं, तो आप इसको यूटिलाइज करो। अब इसमें क्या प्लेस करो? ए डॉट बी हमारा कितना आया है? तो सर -1 आया है। मॉड ए कितना आया? तो सर मॉड ए √6 आया, मॉड बी √6 आया। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कॉस थीटा पहले कितना हो जाएगा यहाँ से? तो कॉस थीटा हमारे लिए हो जाएगा √6 इंटू 6, मतलब 6 आ जाएगा, -1/6। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? कॉस इनवर्स 1/6। ये हमारे लिए थीटा निकल गया, यानी एंगल निकल गया। यही हमारा आंसर है एंगल का, यही हमारा आंसर है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये हमारा आंसर है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्शन पर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो देखो प्रोजेक्शन यहां से निकाल लेते हैं हम लोग। हमें पढ़ाया ये गया, प्रोजेक्शन अगर सिंपली कह रहा है तो ये आप स्केलर प्रोजेक्शन निकालोगे। अगर प्रोजेक्शन में कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको स्केलर प्रोजेक्शन ही निकालना है। तो प्रोजेक्शन सेकेंड पार्ट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी,
ए का बी पर निकालना है, तो ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है ए बी पर, तो दैट इज ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, ए डॉट बी बाई मॉड ए का बी पर, सॉरी, तो मॉड बी आएगा ना, मॉड बी, वेरी गुड वेरी गुड। तो ए डॉट बी बाई मॉड बी, चूंकि ए का बी पे निकाल रहे हैं, यानी हमें ए कॉस थीटा निकालना है, तो बी डिवाइड में चला गया। ए डॉट बी आप अभी कैलकुलेट करके लाए हो, कितना आया था ए डॉट बी, तो ए डॉट बी आपका आया था -1, ये हमारा ए डॉट बी का वैल्यू था जो कि कितना था, -1, तो ए डॉट बी हो गया -1। मॉड बी, बी का मॉडुलस कितना आया था, √6, तो ये हो गया हमारा आंसर सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर प्रोजेक्शन ये एंट्रेंस में आता है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। कैसे निकालते हैं इसको, तो सर ए डॉट बी को हम लोग किस पे निकाल रहे हैं, तो जिसका मैग्नीट्यूड नीचे है उसी के अलोंग प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इनटू वो वेक्टर। तो ए डॉट बी तो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लिए -1, बी का मैग्नीट्यूड √6, बी का मैग्नीट्यूड √6, तो बी का मैग्नीट्यूड √6 हो गया, और इसका क्या करना था, स्क्वायर इनटू बी वेक्टर, इसका हमें स्क्वायर करना था, और इनटू बी वेक्टर कितना था हमारे पास सर, 2i + j -k, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, √6 का स्क्वायर किए 6 हो गया। तो फाइनल आंसर हम ऐसे छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आंसर देने में थोड़ा आसानी हो। ताकि आंसर देने में हमें आसानी हो। तो यहां पे रख लेते हैं। चलिए देखिएगा कितना आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया 1/6 माइनस में 2i + j -k, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, तो 4 पूछ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालना है, अब वो भी वेक्टर प्रोजेक्शन, तो डायरेक्ट लिखेंगे वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर। कैसे निकलेगा सर, बी का ए पे निकालना है, तो ए हमारा आखिरी में, याद करने के लिए ऐसे भी सोच सकते हो ए लास्ट में होगा तो उसी का मैग्नीट्यूड डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी इंटू वेक्टर ए बाई वेक्टर ए के मॉड का क्या स्क्वायर। तो कितना हो गया सर ए डॉट बी, तो सर ए डॉट बी हम लोग पहले निकाले थे -1, मॉड ए दैट इज √6 का स्क्वायर, और ए वेक्टर हमारे पास कितना हो गया i - j + 2k। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसके बाद थोड़ा ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो सर ये हमारे पास -1/6 i टाइम्स -j टाइम्स + 2k टाइम्स आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप सब लोग क्रॉस प्रोडक्ट के सारे एप्लीकेशंस को सीख सकते थे। क्या क्या एप्लीकेशन थे एक बार हम आपको रिकॉल कर दे, एंगल बिटवीन दो वेक्टर का सवाल आ जाए कहीं पर भी, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो आप डॉट प्रोडक्ट का यूज करोगे। कहीं पर भी आ गया ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, तो आप डॉट प्रोडक्ट का यूज करोगे, डॉट प्रोडक्ट 0 ले लेना है उस केस में। कहीं पर भी ऐसा आ गया कि प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर निकालना, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे निकालना है, चाहे आप स्केलर प्रोजेक्शन की बात करो चाहे आप वेक्टर प्रोजेक्शन की बात करो, किस तरह से निकाल रहे हैं आप देख रहे हो। इस फॉर्मूला को कॉपी में लिख भी लेना है और अपनी मेमोरी में भी रखना है, साथ साथ आप डे बाय डे प्रैक्टिस करोगे इसकी तो ये हो जाएगा। तो यहां तक आज हम लोग पढ़े, फिर नेक्स्ट लेग में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को कवर करेंगे। चलिए यहां तक आप सब लोग अपनी नोटबुक को कैरी कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, प्रॉब्लम भी बना लीजिए, और जब भी क्लास आप आएंगे वापस तो आप क्लास के अंदर रिवाइज करके आएंगे ताकि आपको इन सब चीज़ों में अब दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सब लोगों का कोई बैकलॉग नहीं बचे। तो चलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे कर पा रहे हैं। देखिए जो बच्चा करेगा उन्हीं लोग का रिजल्ट होगा, बाकी तो फिर जो बच्चे नहीं कर रहे हैं हम लोग उनके लिए कर ही क्या सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, देखते हैं।